नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में बात करेंगे COP25 और भारत के कड़े रुख की। स्पेन के मैड्रिड में चल रही जलवायु वार्ता के दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में बाध्यकारी कमी लाने के विकसित देशों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत ने कहा है कि वो अपने मौजूदा रुख पर कायम रहेगा कि उत्सर्जनों में कमी के लक्ष्यों को कृषि क्षेत्र पर लागू नहीं करेगा। भारत का साफ कहना है कि नए समझौतों के बारे में बात करना तब तक निरर्थक है, यूजलेस है, जब तक कि हम पेरिस समझौते के तहत अपने वर्तमान लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, नए मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले विकसित देशों को अपने 2020 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। वो ये कहकर बच नहीं सकते कि अब क्योटो प्रोटोकॉल का महज 1 साल बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी जिसे पूरा करना ही होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि IPCC और अन्य रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत उन शीर्ष 5 देशों में है, जी हां, उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते के प्रावधानों पर तेजी से अमल कर रहे हैं। हमने अपने उत्सर्जनों की तीव्रता में कमी लाने के प्रयास शुरू किए हैं और 2030 तक इसमें 35% की कमी लाने में सफल भी होंगे। भारत ने 175 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसमें से आधा वो हासिल कर चुका है और 2020 तक पूर्ण लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज समझने की कोशिश करेंगे भारत के स्टैंड को, साथ ही टारगेट से दूर दूसरे देशों की स्थिति को भी आज समझने का प्रयास होगा कि आखिर विकसित देश क्यों अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ दिलीप सिन्हा जुड़ रहे हैं जो पूर्व राजदूत हैं। सर स्वागत आपका। चंद्रभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। संदीप सेन चर्चा का हिस्सा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संदीप जी स्वागत आपका। आप सभी का स्वागत। शुरुआत दिलीप जी आप ही से करना चाहता हूं। सर, COP25 में भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? हमें नए मुद्दों पे बात तब तक नहीं करनी जब तक कि पिछले टारगेट अचीव ना कर लिए जाए। देखिए, COP25 में जो बातें हो रही हैं COP25 में, वो काफ़ी पुरानी बातें भी हो रही हैं। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये अब अगले साल से लागू होगा। 2013 से 2020 की जो अवधि थी, ये सेकंड कमिटमेंट फेज बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का, उसकी अवधि थी। लेकिन उससे बहुत कम देशों ने उसको रेटिफाई किया, केवल 7 देशों ने रेटिफाई किया, तो वो कभी लागू नहीं हो पाया। और विकसित देश जो थे उन्होंने ना तो कमिटमेंट लिया इस फेज़ में और न ही उस पर कोई कार्रवाई की। अब चाहते हैं कि जब जो पेरिस एग्रीमेंट जो आ रहा है उसमें अन्य देश भी उसमें शामिल हों। वैसे भी जो पुरानी जो शर्तें थीं क्योटो प्रोटोकॉल की, वो अब समाप्त हो चुकी हैं। CBDR जो था कि विकसित और विकासशील देशों में जो अंतर था वो अब लगभग समाप्त हो गया है पेरिस एग्रीमेंट में। अब सभी देश अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अपने जो वैकल्पिक जो उनके लक्ष्य हैं उन्हीं को प्राप्त करना है। तो कोशिश ये हो रही है कि देश अपने वैकल्पिक लक्ष्यों को और मजबूत करें और दृढ़ करें, ताकि ये जो डर है कि पेरिस एग्रीमेंट के लागू होने पर भी जो गर्मीकरण जो है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो 1.5 क्या 2 क्या 3 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। इसलिए उन्हें और दृढ़ करने की ज़रूरत है और उस पर प्रयास हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे अधिक उत्सर्जन वाला देश है वो चीन है, जो अपने आप को विकसित देशों में नहीं शामिल करता है। उसका उत्सर्जन जो है वो अमेरिका से दुगना है, तो उसे भी इसमें शामिल होना होगा अपने उत्सर्जन को सीमित करने में। ठीक है चंद्रभूषण जी, असल में जो चर्चा हो रही है उसके हिसाब से भारत कह रहा है कि देखिए नए मुद्दों पे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले जो चीजें थी उनको निभाया जाए। सर, असल में जो कुछ समझाया गया था उसके हिसाब से अब बात ये समझ में आती है, जो रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि जो 5 टॉप कंट्रीज हैं जिन्होंने उत्सर्जन में कमी लाई है, भारत उनमें से एक है। सर, इसके हिसाब से वो कौन से बेनिफिट्स थे जो भारत को मिलने चाहिए थे? पेरिस एग्रीमेंट कहता क्या है? देखिए, पहली बात ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है। वो कोई 5 देश ने उत्सर्जन कम नहीं किया है। जैसे कि भारत अपना एफिशिएंसी इंप्रूव किया है, जो भारत का जो टारगेट प्रयासों में आगे है। हाँ, प्रयासों में आगे है, ठीक है। और मेरे अंदाज से देखिए, आज के समय जैसे दिलीप जी ने बताया जी कि अगर आप क्लाइमेट चेंज में बिलीव रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो सारे देश भारत को लेके भी हमें अपने एफर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कमिटमेंट देशों ने दिया है उससे 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा और
अभी हमारा टेम्परेचर कोई 1 डिग्री 1.1 डिग्री इंक्रीज हो गया है और उसके कारण आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, बाढ़ से लेके सूखे से लेके साइक्लोन और फॉरेस्ट फायर। तो मैं पहला मुद्दा ये रखना चाहूँगा कि देशों को सीरियसली समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज अब हमारे सर पे है। हमने जितने कमिटमेंट किए हैं और किसी देश ने सफिशिएंट कमिटमेंट नहीं किया है, अमेरिका ने नहीं किया है, यूरोप ने नहीं किया है, इंडिया ने भी सफिशिएंट नहीं किया है। हम मीट कर रहे हैं, इनफैक्ट हम तो पेरिस का डबल मीट कर जाएंगे। हमने जो कमिट किया है कि हम 35% एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे या 175 गीगावाट रिन्यूएबल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो न्यूयॉर्क में जाके बोला कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल करेंगे। तो हम अपने कमिटमेंट को मीट करेंगे, हम अपने कमिटमेंट को ओवर मीट करेंगे। तो पहली बात यह समझने की जरूरत है कि सभी देशों को मिलकर बैठ के बात करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एफर्ट को इंक्रीज करें। दूसरी बात यह है कि दो जो एलिफेंट इन द रूम है वो दो है, अमेरिका और चाइना। डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर अमेरिका तो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया है, ठीक है, और अमेरिका चाइना को दोनों का आप मिला दें तो कम से कम 40% जो दुनिया का जो उत्सर्जन है ये दो देश करती हैं। तो जब तक कि अमेरिका चाइना बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट नहीं लेंगे हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से भारत को जरूरी है ये कहना कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, लेकिन भारत को एजेंडा को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हम ही मरेंगे। हम सबसे वल्नरेबल कंट्री हैं, इम्पैक्ट हमारे गरीबों पे होगा। तो हमें एक तरफ से डेवलप्ड कंट्रीज को पुश करने की जरूरत है, लेकिन एजेंडा को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है अगर हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना चाहते हैं तो। लेकिन 2020 तक के जो टारगेट्स दिए गए थे, अगर उसको अचीव करने में भारत आगे जाते हुए दिखाई देता है तो सर वो कौन से बेनिफिट्स थे जिनकी बात की गई थी जो उन कंट्रीज को मिलने ही थे? असल में उस बेनिफिट से अछूते क्यों फिर वो लोग जिन्होंने कोशिश की? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि क्लाइमेट चेंज रुपया और पैसा गिनने से सॉल्व होने वाला नहीं है। पर बात तो की गई थी ना उसकी भी। मैं आपको, लेकिन जो आपने बात की है, देखिए अब हम उस स्टेज पे हैं क्लाइमेट चेंज के। देखिए 30 साल का ये 25वीं मीटिंग है, ये जो कॉप जो है वो 25वीं मीटिंग है हमारी। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं कि अगर 25 साल से हम किसी चीज में फेल कर रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कि फेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का जो डिबेट है ये बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। 25 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं देश आपस में। अब हमें आगे एजेंडा बढ़ाने की जरूरत है अगर हम क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी बात भी कहनी है और एजेंडे को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन संदीप जी, क्या वजह आप समझ पाते हैं वो कौन से रीजन से, कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपने टारगेट्स के पास नहीं पहुंच पा रहे या वो उस स्तर की कोशिशें करते हुए नजर नहीं आते? देखिए, अगर आप 1995 में जाएंगे जहां पे बर्लिन मैंडेट हुआ था COP1, उस समय से अगर आप देखेंगे तो ये जो COP एग्रीमेंट्स है ये शुरू से ही फॉल्टी रहा है। इसमें बोला गया है कि कार्बन रिड्यूस करो, और कार्बन रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स वगैरह है, टू कंपनीज जो कि फॉसिल फ्यूल मेकर्स है, मतलब जो कोयला जलाते हैं या जो तेल खर्च करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, क्या सब्सिडाइज किया जा रहा है दुनिया के गवर्नमेंट से, क्या आप उसकी रिडक्शन करो, कार्बन का रिडक्शन करो। ये एग्रीमेंट शुरू से ही फॉल्टी है। ये होना चाहिए था कि पैसा वहाँ पे लगाना चाहिए था रिन्यूएबल में आज से 25 साल पहले ही, सो दैट कार्बन हैड टू बी एलिमिनेटेड नॉट रिड्यूस्ड। उसका एक ऑल्टरनेटिव आ जाता, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आज के दिन में ऑल्टरनेटिव लग रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी आज का खोज नहीं है, ये 50 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी आया था। तो 50 साल पहले भी इलेक्ट्रिक कार्स शुरू हुए थे। तो उस समय से अगर होता और आज भी अगर होता है, so we should pump funds into renewable energy and we should not talk about reducing carbon. अपने आप जिस दिन, जैसे कि इंडिया में आज से 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी का रेट था 7 रुपए पर यूनिट, 2017 में ये हो गया 2 रुपए 44 पैसे पर यूनिट। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने एकदम से 2 गीगावाट प्रोडक्शन से 9 गीगावाट प्रोडक्शन कर दिया। अगर हमने फिर उसका हमने ये बोल दिया कि हम 175 गीगावाट्स वो प्रोड्यूस करेंगे इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो अगर हम ये रेट अपना इंक्रीज रखते हैं
2017 के बाद से वी हैवंट बीन एबल टू इंक्रीज दैट प्रोडक्शन. इफ वी इंक्रीज दैट प्रोडक्शन, सो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ रिन्यूएबल विल फॉल टू बिलो ₹2.44. अगर रिन्यूएबल का प्राइस ₹1 हो जाता है या 50 पैसे हो जाता है, कौन है जो कि कोयले पे पैसा लगाएगा? Automatically there will be a reversal because of the profitability, lack of profitability in coal fire plants or in oil fire plants. So the only way to stop climate change is to invest in renewables, so that इतना आप invest करो so that coal and other fossil fuels become unviable. ठीक है। अगर आप देखेंगे क्या this has to be done, and India is in a very good position to start this. And of course China भी साथ करेगा. आज चाइना का कार्बन एमिशंस इंक्रीज कर रहे हैं, पर चाइना का रिन्यूएबल पे कंट्रीब्यूशन बहुत है, एंड चाइना इज गोइंग टू वन डे स्विच ओवर फुल्ली. चलिए ठीक है, लेकिन दिलीप जी, अक्सर जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, किसी भी समझौते की बात करते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कोशिश की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो विकासशील और विकसित देशों के बीच का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप कैसे हो. सर, इस तरह के मुद्दे पे जो इतना गंभीर है, इतना सेंसिटिव है, वो कौन सा एक ब्रिज होगा जो मेंटेन कर पाएगा दोनों ही देशों की स्थितियों को, उनकी जिम्मेदारियों को? क्योंकि विकासशील देश अक्सर ये कहते हैं कि देखिए, विकसित होने के नाते आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है. केवल विकसित होने के कारण आते ही नहीं, बल्कि इस कारण भी कि अभी जो वायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसका मुख्य कारण है जो कोष बन चुका है, जो स्टॉक हो गया है ग्रीन हाउस गैसेस का वातावरण में, वो, और उसमें अधिकांश लगभग सारा का सारा, कुछ इधर चीन ने कर दिया है, लेकिन विकसित देशों का योगदान है उसमें. तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका मुख्य दोष विकसित देशों की ओर जाता है. और प्रेसिडेंट ओबामा ने जब कोपेनहेगन में बात की थी, तो उन्होंने वादा किया था कि यदि नया एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका $100 बिलियन तक का प्रति वर्ष योगदान देगा मिटिगेशन के लिए, यानी विकासशील देशों को जो प्रभावित हैं इससे, उनमें मिटिगेशन के कदम उठाने के लिए, ताकि वो इस जो असर होगा उसे कम किया जा सके. अभी एक तो ये था कि $100 बिलियन जो होगा, ये बिल्कुल नया असिस्टेंस, नई सहायता होगी. अभी लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि ये करीब $57 बिलियन है, और वो अधिकतर पुराना जो योगदान था, जो सहायता थी, उसी को उन्होंने नाम बदल करके इसमें कर दिया है. और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था वो भी ठंडा पड़ा हुआ है. तो ये जो एक आपने कहा सहयोग था विकसित और विकासशील देशों में, कि विकसित देश सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि विकासशील देश अपने अंदर, देश के अंदर एक तो मिटिगेशन कर सकें, और दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी, जो संदीप साहब ने जिक्र की, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार कर सके, ताकि वो जो नया जो अपने देश में लगा रहे हैं उद्योग, वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो. लेकिन इस बीच चंद्रभूषण जी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया कि पिछले 5 साल धरती के इतिहास में सबसे गर्म रहे जी. तो सर, इस तरह के समझौते, इस तरह की बातचीत, इस तरह का जो गठबंधन है जो देशों में होता हुआ नजर आता है, वो कितना पावरफुल है, कितना इंपैक्टफुल है? क्या वाकई प्रासंगिक है इस तरह की कोशिशें? देखिए, मेरा तो अब ये मानना है कि अगर कोई ग्लोबल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट 25 साल से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो हमें फंडामेंटली सोचने की जरूरत है कि उस मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से सुधारा जाए. UNFCCC अगर आप देखेंगे तो 25 साल से हम हर एक साल जाके मीटिंग करते हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये बड़ा ही कॉम्पिटिटिव एक तरह से फ्रेमवर्क डेवलप्ड हुआ है, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं है. मेरा ये भी मानना है कि हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज आपको प्रॉमिस करते हैं पैसा देने का, लेकिन वो पैसा दे नहीं पाते हैं. तो वो तो अग्रीमेंट करने के लिए आपको एक तरह से लुभाया जाता है कि आपको $100 बिलियन देंगे, लेकिन वो पैसा कभी आया नहीं है. अगर आप ODA को भी देखें, 0.7% ऑफ GDP की वो बात करते हैं कि हम देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को. हिस्टोरिकली वो पैसा कभी आता नहीं. अगर आता भी है तो बहुत सारे कंडीशंस के साथ आता है, उनके कंसल्टेंट आपके साथ काम करेंगे. लेकिन मेरे अंदाज से अब हम उस समय पे पहुंच चुके हैं कि देशों को ये सोचने की जरूरत है कि अपने आप को बचाएं कैसे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का कॉस्ट बहुत हमारे ऊपर आएगा. अगर आप देखें केरला का, आप देखिए केरला फ्लड जो लास्ट ईयर आया था, ये कहा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ केरला फ्लड इज इक्वल टू 1 ईयर स्टेट GDP ऑफ केरला. एक फ्लड
पूरे साल का जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको वाइप आउट कर देता है। तो क्लाइमेट चेंज का हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं सोचना है, उसका हमें क्या जो कॉस्ट है उसको समझने की भी जरूरत है। तो मेरा यह कहना है कि इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ये मानते हुए भी कि उन्होंने गलती की है। डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत गलती की है, हिस्टोरिकली उनका सबसे अधिक एमिशन है और वो सारा कुछ है, लेकिन अब हमें आगे देखने की जरूरत है। 30 साल से ये आपस में लड़ाई करके हमने कोई समझौता नहीं किया है। वी हैव टू फाइंड ए वे इन विच वी मूव अहेड, एंड आई डोंट थिंक दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोरल राइट टू टेक लीडरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज। अब हमें लीडरशिप क्लाइमेट चेंज का डेवलपिंग कंट्रीज को लेने की जरूरत है। उनको हमने 30 साल चांस दिया है लीडरशिप लेने के लिए। अमेरिका ने कभी लीडरशिप नहीं ली, यूरोप ने भी लीडरशिप नहीं ली। सो व्हाई डू वी बिलीव कि वो अब लीडरशिप लेना शुरू कर देंगे? तो हमें, बिकॉज 80% ऑफ द वर्ल्ड इज अस डेवलपिंग कंट्रीज, द बिगेस्ट स्टेक इज आर्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमें क्लाइमेट चेंज पे लीडरशिप लेने की जरूरत है। उनके भरोसे रहेंगे तो 30 साल और भी बर्बाद होगा। लेकिन चंद्रभूषण जी, ऐसा नहीं है कि देखिए आपको ककहरा तो आता नहीं, आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है और आप सेंटेंस फॉर्म करने की बात करते हैं, निबंध लिखने की बात करते हैं। सर, आपको बेसिक से तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। अगर पुरानी चीजें पूरी नहीं होगी तो आगे की नींव रखेंगे कैसे सर? अरे भाई, पुराने तो 25 साल से पुराने के गाना गा रहे हैं ना। हाँ। 25 साल से गाना गा रहे हैं ना, उसे कुछ नहीं निकल के आ रहा। तो ये कहा जाता है ना कि अगर हम 25 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप उस चीज को रिपीट करने से तो अगले 25 साल में रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आई थिंक वी हैव टू चेंज द फ्रेमवर्क, ये समझना जरूरी है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगले 10 साल में भी अगर मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा तो ये डेवलपिंग की ही बात करेंगे, अगर हमने फ्रेमवर्क नहीं चेंज किया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि एट व्हाट पॉइंट वी आर इन हिस्ट्री। हम उस जंक्चर पे हैं हिस्ट्री के कि अगर ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन नहीं होता है, कहा जाता है ना कि 12 साल बचा हुआ है 2030 तक। 1.5 रिपोर्ट ये कहता है कि अगर आप अपने इमिशंस को हाफ नहीं करेंगे 2030 तक तो फिर आपके हाथ में क्लाइमेट चेंज बचेगा नहीं। अब 12 साल बहुत कम समय है। वो स्थिति पैदा हो चुकी है कि अब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा हमारे हाथ में कार्ड्स नहीं बचे हुए हैं। तो वी विल हैव टू फाइंड ए वे कि किस तरह से उनके साथ काम करें, सब लोग साथ में काम करें, दैट वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 25 साल से लड़ाई करके कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो यानी भविष्य की चिंता रहेंगी, वर्तमान पे बनाइए और अलार्मिंग सिचुएशन भी हम कह सकते हैं निकल गई है। संदीप जी, लेकिन जब ब्राजील जैसे देश ये समझाते हैं कि देखिए जलवायु परिवर्तन जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो ये तक कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे उद्योगों को ठप करने के लिए की जाती है। अमेरिका का रुख भी ऐसे ही रहता है, सऊदी अरब भी कमोवेश यही समझाने की कोशिश करता है। सर, इतने बड़े देश अगर इतने नकारात्मक हैं, इस तरफ बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, तो फिर इस तरह के समझौतों की वक़्त क्या है? यही समझने की कोशिश है असल में। कोई वक्त नहीं है। इस तरह के समझौते सिर्फ टाइम पास है। चंद्रभूषण जी सही कह रहे हैं। 25 साल से जो हुआ नहीं है वो कभी भी नहीं होगा, एंड इंडिया शुड नॉट रिलाई ऑन दैट। वहां पे ठीक है 2-4 मेंबर्स को भेजिए, वो जो भी डिक्लेरेशन होता है होइए, पर ये है कि इंडिया हैज गॉट दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि ये चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं आज के दिन में। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है और हमारी ज़रूरतें बहुत हैं। तो अगर हम ये सारा इन्वेस्टमेंट सोलर या रिन्यूएबल में करेंगे और इसमें हमने अपना दाव लगा लिया, और जैसे कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, गैस हमारे यहाँ पे नहीं है, गैस का प्राइसेस इंपोर्टेड हाई है। So if we are able to mix gas power stations with solar power stations which are very low cost, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम करें तो हम एक तो पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी दूर कर लेंगे और इससे हम सोलर प्राइसेस को रिड्यूस कर लेंगे। अगर हम सोलर प्राइसेस को रिड्यूस कर लेंगे तो सारी कंट्रीज हमारे पीछे पीछे लग जाएंगी, क्योंकि एवरीबडी रन्स आफ्टर प्रॉफिट, देयर इज नो अदर दिस थिंग। वो bigger nations, developing nations will not go for climate change if they have to give out money. वो नहीं जाएंगे, वो पैसा नहीं देंगे चाहे वो कुछ भी बोलते रहे। और पर ये है कि अगर हम ये दिखा दिए कि 1 रुपये यूनिट या 8 आने यूनिट हम ले आए सोलर पावर, तो हर देश उसी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हर देश ये कहेगा कि हमारे एनर्जी कंजम्पशन को अगर हम सस्ता करें तो हमारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगी। यू सी द होल लॉजिक, द
जो चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि पूरा डिस्कशन को का मुद्दा बदल देना पड़ेगा, फ्रेमवर्क पूरा बदल देना पड़ेगा यूएनएफसीसी का। जैसे कि हमने सोलर अलायंस किया है, उसी टाइप के अलायंसेस करके, उसी टाइप के वो करके, वी हैव टू हैव अ प्लान विच इज ए इंडिया स्पेसिफिक प्लान। थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, रिड्यूस कॉस्ट्स, रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल। उसके बाद सारा दुनिया अपने आप, इफ वी हैव अ प्रॉफिटेबल सोल्यूशन, दे विल फॉलो अस। ठीक है, लेकिन दिलीप जी, जैसा कि चंद्रभूषण जी भी कह रहे हैं कि असल में देखिए 25 साल से जो कुछ उम्मीद की जा रही थी वो कुछ नहीं हुआ, हमें खुद इनिशिएटिव लेने होंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर, विकसित देश भाग क्यों रहे हैं आखिर? वो टारगेट क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं? वो उतने संजीदा, उतने सेंसिटिव नजर क्यों नहीं आते हैं? उद्योगों का रोना क्यों रोया जाता है जब उनसे जलवायु परिवर्तन पे बात की जाती है? देखिए, ये जब से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 2008 में, उसके बाद से विकसित देशों में जो आर्थिक मंदी आई, उसके कारण उनका जो उत्साह था इसके लिए, वो कम हो गया। अच्छा। उनके देश में चूंकि बेरोजगारी बढ़ने लगी, उसके कारण उनका जो भी उनका उत्साह था उसमें कि हम अपना उत्सर्जन कम करेंगे, वो खत्म हो गया। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि जैसा चंद्रभूषण ने कहा कि 40% उत्सर्जन जो है वो 2 देश करते हैं, चीन और अमेरिका। वो दोनों पेरिस एग्रीमेंट में उनकी कोई रुचि नहीं है। तो हम कुछ भी करें, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे रोक नहीं सकते हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा ही। तो हमें एक और तो कुछ प्रयास करना है कि मिटिगेशन, जो इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हम तैयारी करें। और दूसरा है कि वैसे भी हमारे यहाँ 2 बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ एनर्जी सोर्सेज हमारे बहुत कम हैं। ऑयल हमारे पास है नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हें आयात करते हैं उनका। कोयला जो हमारे पास है वो बहुत लो क्वालिटी का है, उसे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रदूषण बहुत बढ़ेगा और दुष्प्रदूषण का प्रभाव हम देख ही रहे हैं अपने देश में। तो हमें अपने लिए ही अपना प्रदूषण कम करना होगा ताकि हम कम से कम साफ स्वच्छ हवा का सांस ले सकें। तो उसके लिए हमें अपना प्रयास जारी रखना होगा। लेकिन विश्व के स्तर पर हमें जो दबाव डालना है चीन पर और विकसित देशों पर, वो दबाव हमें जारी रखना होगा, क्योंकि यदि हम दबाव छोड़ देते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। वैश्विक तापमान को जब हम 2 डिग्री सेल्सियस रखने की बात करते हैं और जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करते हैं चंद्रभूषण जी, उस कलेक्टिव एफर्ट्स को छोड़ के अपना सिर्फ एफर्ट करना कितना इंपैक्टफुल आपको दिखाई देता है? क्या ये उसी फ्रेमवर्क की बात है जो आप कह रहे थे सर? देखिए, पेरिस एग्रीमेंट में तो एग्रीमेंट यही हो गया है कि अपना अपना करो। पेरिस एग्रीमेंट में वो जो 1992 का फ्रेमवर्क तो रहा नहीं। 1992 के फ्रेमवर्क में था कि डेवलप्ड कंट्रीज करेंगे, डेवलपिंग बाद में करेंगी, लेकिन वो अब पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है। जो हमने 2015 में जो पेपर पे जो हमने साइन किया है, उसमें तो सब देश का अपना अपना करना है। वो फ्रेमवर्क तो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हमें उस फ्रेमवर्क को किस तरह से एम्बिशियस बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदाज से हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। जैसे कि यूरोप बोलती है कि वो 30% कम करेंगे या 40% कम करेंगे। अमेरिका बोलता था 25%, लेकिन उससे भी वो निकल गए। चाइना 2030 तक एब्सोल्यूट एमिशन कट की बात नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए, चाइना जो कि अभी कोई कम से कम 25% से अधिक ग्लोबल एमिशन है, वो बोल रहा है कि 2030 तक मैं एब्सोल्यूट नहीं कट करूंगा, तो फिर हम क्लाइमेट चेंज कहां से सॉल्व कर पाएंगे? वी नाउ नीड ए ग्लोबल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। वो हो सकता है टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क हो सकता है, जैसे कि भारत ने शुरुआत की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। मैं बड़ा फैन नहीं हूं उसका, हमें थोड़ा और उसका काम करने की जरूरत थी। लेकिन सपोज कीजिए ग्लोबल कोऑपरेटिव मैकेनिज्म होता है सोलर पे, सब लोग पैसा डालते हैं कि अब हम कोयले पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम दुनिया भर में सिर्फ सोलर लगाएंगे। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे करें या इंडस्ट्रीज पे करें। हमें अब बड़ा डिफरेंट तरह से सोचने की जरूरत है ताकि सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करें, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखिए, क्लाइमेट चेंज अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हो नहीं सकता है। अगर हम यही सोच रहे हैं कि हम कोयला जलाते रहें तो उससे वो चांस बहुत कम है। तो हमें अब मार्केट और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है और किस तरह से सब लोग साथ आएं। वो जो डिबेट रहा है डेवलपिंग, पुराना हिस्ट्री और फ्यूचर, उससे आगे बढ़ना है। उससे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अब समय बचा नहीं है। ठीक है संदीप जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं, जिन देशों ने हां करके ना की, हाथ बढ़ाकर हाथ खींच ली, चाहे ब्राजील हो चाहे सऊदी अरब हो, क्या उस तरह के देशों के लिए हर्जाने का कम से कम फंड स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जिससे एहसास हो पाए, फंड्स भी इकट्ठा हो पाए और एहसास भी हो पाए कि जलवायु परिवर्तन कितना जरूरी है? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, 37 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किया था,
क्या वो कम करेंगे। 37 में से एक देश ने भी कम नहीं किया, 37 इंडस्ट्रियल देश, पर उनके ऊपर हर्जाना कौन लगा सकता है? एवरी नेशन इज इंडिपेंडेंट, कोई हर्जाना देगा नहीं। बात करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, पर पैसा कौन देगा? और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज क्यों कोशिश किया जाए जिसमें हमारा टाइम खराब हो और वो कुछ करे नहीं, वो गोल गोल घुमाते जाए जी। और यूएस तो पहले भी क्योटो से बाहर हो गया था और अब पेरिस से बाहर हो गया, एंड यूएस इज द बिगेस्ट एमिटर। तो ये नहीं हो सकता है। वी हैव टू गो इन फॉर ए न्यू एग्रीमेंट, और हमें कम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, कार्बन को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल। ठीक, तो हम उस स्थिति में जहां पे हमको कम करने से बढ़ के खत्म करने की कोशिश करनी होगी, तभी इसका परिणाम देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही, और आप जानते ही हैं कि आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।